नमस्ते। फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की पर लेक्चर्स की यह सीरीज पहले की तरह ही अब चल रही है। आज हम बात करेंगे दोस्तोयेव्स्की के महान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट की, जो कि संसार के सबसे अच्छे, सबसे ज्यादा चर्चित उपन्यासों में से एक माना जाता है। मेरा पसंदीदा नॉवेल है ये। बहुत बड़ा, बहुत मोटा नॉवेल है, इसलिए इस पर बात करने के लिए भी अच्छा खासा समय चाहिए होगा। आज के इस लेक्चर में मैं पूरी डिटेल में इस किताब पे बात करूंगा। अगर आप सीरियसली इस किताब के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको इस किताब की थीम्स बताऊंगा, इसके किरदारों की गहरी परतें खोलूंगा, उनकी साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। दोस्तोयेव्स्की ने अपने मुख्य किरदार का नाम रस्कोल्निकोव ही क्यों रखा था, और अगर अब आप इस नाम का रहस्य जान लेंगे तो किताब की पूरी थीम आपको जिंदगी भर याद रहेगी। मैं धीरे धीरे ये सब बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे, मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए सबसे पहले इस नॉवेल की, महान नॉवेल की, क्राइम एंड पनिशमेंट की कहानी सुनते हैं। पहला पार्ट, चैप्टर 1। इस किताब का मुख्य किरदार है रस्कोल्निकोव। वो एक नौजवान छात्र है जो सेंट पीटर्सबर्ग की गंदी, तंग गलियों में बिना किसी मकसद के घूम रहा है। वो बहुत गरीब है, किराया नहीं दे पाता, खाना भी ठीक से नहीं खा पाता और दिमागी रूप से टूट रहा है। वो एक बूढ़ी साहूकार औरत अल्योना इवानोवना के घर जाता है। अल्योना गरीबों से गिरवी रखे हुए सामान के बदले ब्याज पे पैसा देती है, बहुत कंजूस है, बेरहम है। रस्कोल्निकोव अपनी घड़ी उसके पास गिरवी रखता है और पैसा लेता है, लेकिन असल में उसका मकसद ये समझना है कि उसका घर कैसा है, किस समय वह अकेली होती है, यानी वो उसे मारने की योजना बना रहा है, यानी वो वहां पे रैकी करने गया है। उसके मन में लगातार ये सोच चल रही है कि अगर कोई इंसान बेकार और नुकसानदेह है तो क्या उसको मार देना गलत है? अगर उसकी मौत से बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है तो क्यों ना उसको मार दिया जाए, जैसे अल्योना को मारकर उसकी दौलत गरीबों में बांट दी जाए। यहीं पर पहली बार रस्कोल्निकोव की जो थ्योरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वाली थ्योरी, वो झलकती है। वो सोचता है कि जैसे नेपोलियन कानून से ऊपर था, चाहे जिसको मार देता था क्योंकि उसका मकसद बड़ा होता था, उसी तरह हमारे समाज में भी कुछ लोग कानून से ऊपर होते हैं। वे चाहें तो किसी को भी मार सकते हैं क्योंकि उनका मकसद बड़ा होता है। ध्यान दीजिएगा, रस्कोल्निकोव की यह सोच नीत्शे के सुपरमैन जैसी सोच नहीं है, और न ही दोस्तोयेव्स्की ने सुपरमैन शब्द का कोई प्रयोग किया है, लेकिन नीत्शे की सोच और रस्कोल्निकोव की सोच में थोड़ी सी समानता जरूर है। रस्कोल्निकोव मानता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, साधारण लोग जिन्हें कानून का पालन करना चाहिए, दूसरे असाधारण लोग जिन्हें महान उद्देश्य के लिए कानून तोड़ने की अनुमति होनी चाहिए। उसका मानना है कि नेपोलियन ने हजारों लोगों की जान ली, इस तरह से इतिहास में महान बना, तो क्या वो खुद भी किसी बुरे इंसान की हत्या करके एक बड़ा मकसद हासिल नहीं कर सकता? इसीलिए रस्कोल्निकोव सोचता है कि शायद वो खुद भी एक असाधारण व्यक्ति है, यानी एक तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन है। अगले चैप्टर में रस्कोल्निकोव एक शराबी इंसान मार्मेलादोव से मिलता है, जो कि पहले एक सरकारी कर्मचारी था,
लेकिन अपनी शराब की लत के कारण अपना सब कुछ खो चुका है। मार्मेला दो एक दुखी है, टूटा हुआ इंसान है। वो रस्कोल्निकोव को बताता है कि उसकी पत्नी कटरीना बीमार रहती है और उसकी सौतेली बेटी सोनिया को वैश्यावृत्ति करनी पड़ रही है ताकि घर में बच्चों को रोटी मिल सके, ताकि परिवार का गुजारा हो सके। मार्मेला दो खुद को दोषी मानता है, लेकिन अपने आप को कहीं से बदलता नहीं। रस्कोल्निकोव को ये सुनकर बहुत दुख होता है। उसे लगता है ये पूरी दुनिया, ये पूरा संसार अन्याय से भरा हुआ है। वो उन्हें कुछ पैसे देता है, जो कि दरअसल पैसे उसके पास भी नहीं थे। किसी तरह कहीं से कुछ पैसे जुटे थे जो वो सोनिया के परिवार को दे देता है। यहीं पे पहली बार सोनिया की इमेज एक पवित्र पापी यानी होली सिनर के रूप में बनती है। पवित्र पापी किसे कहते हैं? उस इंसान को कहते हैं जो मजबूरी में पाप कर रहा हो लेकिन आत्मा से बहुत पवित्र हो, जैसा कि इस किताब की नायिका सोनिया है। अगले चैप्टर में रस्कोल्निकोव को अपनी माँ का एक लंबा पत्र मिलता है। उसमें माँ ने कई बातें बताई हैं। रस्कोल्निकोव की बहन दुनिया, उसने एक आदमी जिसका नाम लूजिन है, उससे शादी करने का फैसला लिया है। लूजिन नाम का यह इंसान अमीर है लेकिन घमंडी है, चालाक है। वो यानी दुनिया इस शादी से रस्कोल्निकोव की पढ़ाई का खर्चा निकालना चाहती है। माँ को समझ में आ रहा है कि दुनिया ने यानी रस्कोल्निकोव की बहन ने ये त्याग सिर्फ रस्कोल्निकोव के लिए किया है। ये पत्र पढ़ के रस्कोल्निकोव को बहुत गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसकी बहन अपना सम्मान कुर्बान कर रही है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो खुद गरीब है। यहीं से उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ने लगती है। उसे लगता है कि दुनिया इतनी जहरीली है, ये संसार इतना जहरीला संसार है, इसमें नैतिकता के साथ जीना, मोरालिटी के साथ जीना नामुमकिन है। अगले चैप्टर में कहानी आगे बढ़ती है जब, तो ये दिखाते हैं दोस्तोवस्की कि रस्कोल्निकोव अंदर से इतना उलझा हुआ है कि वो अपने आप से बातें करता है, कभी हंसता है, कभी चुपचाप बैठ जाता है। वो खुद से पूछता है, क्या मेरा नैतिक अधिकार बनता है किसी को मारने का? अगर मैं समाज का भला करूं तो क्या मैं किसी को मार सकता हूं? वो अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन वाली थ्योरी को और पुख्ता करता है। वो अपने आप से कहता है कि देखो, नेपोलियन जैसे लोगों ने भी तो हजारों लोगों को मार करके एक इतिहास रचा था। तो वो तय करता है कि वो जो साहूकार लेडी है अल्योना, उसको मारेगा और उसके धन का उपयोग अच्छे कामों में करेगा। उसे लगता है कि ये कोई पाप नहीं है, बल्कि ये तो क्राइम विद पर्पस है। अगले चैप्टर में रस्कोल्निकोव एक भयानक सपना देखता है। ये सपना इस किताब में बहुत अहम भूमिका निभाता है। सपने में वो देखता है कि वो एक बच्चा बन गया है और अपने पिता के साथ जा रहा है। वे दोनों एक शराबी आदमी को देखते हैं जो एक घोड़ी को बुरी तरह मारता है क्योंकि वो घोड़ी उसे खींच नहीं पा रही। जो बच्चा रस्कोल्निकोव है वो रोता है, चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। अंत में वो घोड़ी मर जाती है। ये सपना उसकी अंदरूनी करुणा और नैतिक द्वंद्व यानी मोरल कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। वो हिंसा से घृणा करता है, वायलेंस पसंद नहीं करता, लेकिन सोचता है कि हिंसा से सुधार भी लाया जा सकता है। जब वो जागता है तो बहुत बेचैन होता है, लेकिन फिर भी उसका मन हत्या की ओर झुकने लगता है।
वो चाहता है कि किसी भी तरह वो उस लेडी को मार दे। अगले चैप्टर में वो प्लान बनाता है कि वो अल्योना के पास जाएगा और उसे कोई चीज गिरवी रखने के बहाने बुलाएगा। उसे ये भी पता चलता है कि लिजावेटा नाम की एक स्त्री जो कि अल्योना की बहन है, उस दिन शाम को घर में नहीं होगी। यानी हत्या के लिए ये एक बढ़िया मौका है। वो कुल्हाड़ी लेके निकल पड़ता है। कुल्हाड़ी उसने किसी के घर से चोरी छिपे उठाई थी। रस्कोल्निकोव कुल्हाड़ी लेकर अल्योना की हत्या करने के लिए निकल पड़ता है। वो अल्योना के घर पहुंचता है, उसे गिरवी रखने वाली चीज दिखाता है और जैसे ही वो मुड़ती है कुल्हाड़ी से उस पर वार कर देता है और उसे मार देता है। हत्या के बाद वो घर की चीजें खोजने लगता है, गहने, पैसे। लेकिन इसी बीच लिजावेटा अचानक आ जाती है। उसे लिजावेटा को भी मारना पड़ता है। हालांकि वो निर्दोष थी और वो बहुत भली थी और बहुत सीधी औरत थी। इन दोनों हत्याओं के बाद रस्कोल्निकोव एकदम घबरा जाता है। जो कुछ भी उसके हाथ आता है उसे लेता है और वहां से भाग जाता है। उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है, उसका पीछा कर रहा है। दरअसल उसका अपराध बोध यानी गिल्ट और उसका डर अब उसके दिमाग पे हावी हो रहा है। यहीं पे पार्ट 1 पूरा हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। पूरी गहराई, विस्तार और सरलता के साथ हम इसे देखेंगे ताकि जिसने ये किताब ना पढ़ी हो वो भी उसकी मशहूर कहानी को पूरी तरह से महसूस कर सके। रस्कोल्निकोव हत्या के बाद अपने कमरे में आता है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुका है। उसका सिर भारी है, शरीर कांप रहा है। उसे लगता है कि शायद लोग उसकी तरफ शक की निगाह से देख रहे हैं, इसलिए वो घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहता। जिन चीजों को हत्या के बाद वो चुरा के लाया था, मसलन गहने, पर्स और भी कई छोटी मोटी चीजें, उन्हें खोल के देखने तक की हिम्मत उसके भीतर नहीं होती। एक पल के लिए वो सोचता है, क्या ये सब मैंने सपने में किया है? क्या मुझे ये सब सपना आया था? वो खुद पे शक करने लगता है। वो उन तमाम चीजों को एक पुराने गंदे कमरे में छिपा देता है, फर्श के नीचे, एक पत्थर के नीचे दबा देता है। उसका शरीर बुखार से तपने लगता है। वो कई दिनों तक अर्धचेतन अवस्था में यानी आधे होश में, आधी बेहोशी में बिस्तर पर पड़ा रहता है। बीच बीच में लोग आते हैं पर वो पूरी तरह होश में नहीं आता। जब उसे थोड़ा होश आता है तो उसका एक दोस्त रजुमिखिन आता है। रजुमिखिन बहुत ईमानदार है, निष्ठावान है, खुश मिजाज किस्म का लड़का है। वो रस्कोल्निकोव की मदद करना चाहता है। रजुमिखिन कहता है कि उसने रस्कोल्निकोव के लिए एक अनुवादक यानी एक ट्रांसलेटर की नौकरी खोज ली है ताकि रस्कोल्निकोव का मन भी लगा रहे और उसके घर का खर्चा भी निकल आए। पर रस्कोल्निकोव वो तो अभी भी घबरा रहा है, भीतर से बेहद डरा हुआ है, बाहर की दुनिया से बचना चाहता है। इसलिए रजुमिखिन की बातों को सुनते हुए भी वो दरअसल अनसुना कर रहा है। इसी बीच अचानक एक पुलिस वाला एक नोट लेकर आ जाता है। वो कहता है कि रस्कोल्निकोव को थाने में बुलाया गया है, कुछ जरूरी काम है। रस्कोल्निकोव डर जाता है। उसे लगता है कि अब उसकी पोल खुल चुकी है। वो थाने पहुंचता है। वहां पुलिस अधिकारी जिसका नाम है जमेतोव और एक दूसरा भी ऑफिसर बैठा है वहां पर, उन दोनों से मिलता है। लेकिन उसे पता चलता है कि चूंकि उसने किराया नहीं भरा है इसलिए उसे थाने बुलाया गया है, हत्या के सिलसिले में नहीं बुलाया गया है। फिर भी जमेतेव का व्यवहार थोड़ा अजीब होता है, जैसे कि वो रस्कोल्निकोव की मानसिक स्थिति को भांपना चाहता हो।
वो कुछ ऐसे सवाल करता है जो रस्कोल्निकोव को असहज कर देते हैं। थाने में बात बात पर रस्कोल्निकोव उत्तेजित हो जाता है। उसकी घबराहट, उसका गुस्सा, उसकी उलझन, सब कुछ सामने आने लगते हैं, जिससे और भी शक पैदा होने लगता है। थाने से निकलते हुए रस्कोल्निकोव बेहोश होकर गिर जाता है। सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। पुलिस वाला अब और उत्सुक हो जाता है, उसका शक गहराने लगता है, उसे लगने लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। जब रस्कोल्निकोव होश में आता है तो वो सीधा घर नहीं जाता, बल्कि हत्या वाली जगह यानी मौकाए वारदात पर जाता है। वहां देखता है कि बहुत भीड़ जमा है। सब लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। उन लोगों को बातें करता देख, भीड़ को देख करके रस्कोल्निकोव का डर और बढ़ जाता है। उसे लगता है कि जैसे हर कोई उसे ही देख रहा है, जैसे हर कोई उसकी हरकतें पहचान गया है। वो किसी तरह अपने कमरे में लौट कर आता है और फिर से तेज बुखार में गिर पड़ता है। इस बीच उसकी माँ और बहन सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच जाते हैं। वो रस्कोल्निकोव से मिलने के लिए बहुत उम्मीदों के साथ और बहुत प्यार के साथ आए हैं, पर उन्हें पता चलता है कि अरे, ये तो बहुत बीमार है और इतने दिनों में इसका व्यवहार बहुत अजीब हो गया है। जो बहन का मंगेतर है, लूजिन नाम का वो अमीर इंसान, वो भी शहर में आया हुआ है और वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो दुनिया से शादी कर ले। रस्कोल्निकोव लूजिन को एक चालाक और आत्म केंद्रित व्यक्ति, एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान मानता है। वो चाहता है कि उसकी बहन इस शादी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तोड़ दे। रस्कोल्निकोव का बुखार कम होता है, लेकिन वो अब भी मानसिक रूप से अस्थिर है। इसी बीच वो एक दिन इंस्पेक्टर जमेतोव से मिलता है। वो उसे अजीब तरह से बातें करता है, जैसे खुद ही अपना अपराध, अपना गुनाह कबूल कर लेगा। देखिए, यहाँ पर रस्कोल्निकोव कन्फेशन की कगार पे खड़ा है, लेकिन फिर अपने आप को रोक लेता है। उसके बाद वो फिर से एक अजीब हरकत करता है। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है और हत्या के समय इस्तेमाल की गई चीजें वहां पे छुपाने की कोशिश करता है जहां से उसके पकड़े जाने का खतरा ज्यादा हो। ये उसकी अंदरूनी इच्छा को दर्शाता है। वो पकड़ा जाना चाहता है। वो चाहता है कि सच्चाई सामने आए। उसके भीतर पकड़े जाने की इच्छा है। अगले चैप्टर में रस्कोल्निकोव वापस लौट रहा होता है। तभी वो देखता है कि मार्मेलादोव यानी किताब की हीरोइन सोनिया का जो फादर है, वो सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गया है। वो यानी रस्कोल्निकोव उसे उसके घर तक पहुंचाता है, फिर कुछ पैसे देता है उसके अंतिम संस्कार के लिए। यहीं उसकी मुलाकात सोनिया से होती है। ठीक से वो पहली बार उसे पास से देखता है। सोनिया की आंखों में दर्द है, त्याग की भावना है और एक शांत किस्म की सहनशीलता है। सोनिया के सामने वो खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, जैसे कि वो खुद एक पापी है और सोनिया एक पवित्र आत्मा है। यहीं से नॉवल के भीतर रस्कोल्निकोव और सोनिया के बीच एक गहरा जुड़ाव शुरू होने लगता है और यहीं पे दोस्तोवस्की पार्ट 2 को समाप्त कर देते हैं। ये पार्ट बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यहाँ से हम रस्कोल्निकोव के आंतरिक अपराध बोध यानी उसका गिल्ट, उसका डर, उसकी उलझन, उसका नैतिक द्वंद्व यानी उसका जो मोरल डिलीमा है, उसको गहराई से देखना शुरू करते हैं। अब हम चलते हैं पार्ट 3 की ओर, जिसमें रस्कोल्निकोव की मानसिक स्थिति, उसके पारिवारिक रिश्तों और उसकी अपराध की छाया, उसकी परछाई को और गहरा बना देता है लेखक। पार्ट 3 भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा है। रस्कोल्निकोव
अब थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन उसका स्वभाव पहले से ज्यादा अकड़ भरा, पहले से ज्यादा क्रोधी, पहले से ज्यादा उलझा हुआ हो गया है। उसका दोस्त रजुमिखिन उसकी माँ और उसकी बहन दोनों से मिलता है और उन्हें बहुत इज्जत से समझाता है कि देखो रसकोल्निकोव की हालत कैसी है। माँ उसकी हालत को देख के बहुत भावुक हो जाती है और बहन अपने भाई के समूचे बदले हुए व्यवहार से चौंक जाती है, बड़ा सदमा महसूस करती है। वे लोग सोचते हैं कि रसकोल्निकोव का ये बदला हुआ व्यवहार शायद गरीबी के कारण है, शायद बीमारी के कारण है, शायद इस तनाव के कारण है। दूसरी तरफ लूजिन, वो अमीर आदमी जो रसकोल्निकोव की बहन से शादी करना चाहता है, इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करता कि रसकोल्निकोव का दोस्त रजुमिखिन इस परिवार की मदद करता है। उसे रजुमिखिन से जलन होने लगती है। रसकोल्निकोव अपनी माँ और बहन से मिलता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसका व्यवहार बहुत अजीब हो चुका होता है। पहले तो वो उन्हें देख के भावुक हो जाता है, फिर अचानक बहुत गुस्सा करने लगता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम लूजिन से शादी मत करना। वो फिर से अपनी जो अनुभूति है लूजिन के बारे में, अपना ऑब्जर्वेशन है, उसे जाहिर करता है कि लूजिन एक घिनौना, एक चालाक और एक स्वार्थी किस्म का इंसान है। उसकी माँ और बहन उसकी बातें सुन के हैरान रह जाती हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, ये आखिर किस तरह की बातें कर रहा है। इसी बीच उसका जो दोस्त है रजुमिखिन, वो उन लोगों का समर्थन करता है और उस परिवार को सांत्वना देता है। इस तरह धीरे धीरे रजुमिखिन दुनिया के करीब आने लगता है। अगले चैप्टर में इंस्पेक्टर पेट्रोविच की ठीक से एंट्री होती है। वो एक बहुत ही चालाक और पढ़ा लिखा इंस्पेक्टर है जो मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का बहुत अच्छा जानकार है। वो रसकोल्निकोव को अपने दफ्तर बुलाता है, दिखावे में एक साधारण किस्म की बातचीत करता है, लेकिन असल में उसके मनोविज्ञान को भांपने की कोशिश कर रहा है। वो उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा केस हुआ है जिसमें किसी ने किसी को सिर्फ इसलिए मार दिया हो क्योंकि वो समाज पे बोझ था। इंस्पेक्टर की बात सुनकर रसकोल्निकोव एकदम से घबरा जाता है। अरे ये क्या बोल रहा है? इंस्पेक्टर पेट्रोविच को शक होने लगता है, लेकिन वो कोई सीधा आरोप नहीं लगाता। वो एक मंजे हुए शिकारी की तरह धीरे धीरे जाल बिछा रहा है। अगले चैप्टर में रसकोल्निकोव को दोनों पुलिस वालों की बातों से इतना टेंशन हो जाता है कि वो मानसिक रूप से बिखरने लगता है। एक तो पहले ही हत्या करने के बाद उसकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, दूसरी बात सामने पुलिस वाले की बातें सुन करके वो एकदम हिलने लगता है। फिर भी वो बहस करता है, वो तर्क देता है, वो कहता है कि कुछ असाधारण लोग समाज के भले के लिए कानून तोड़ सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपराध बोध यानी गिल्ट और खुद से नफरत करने लगता है। गुनाह का गिल्ट और खुद से नफरत। वो सोनिया के बारे में सोचता है। सोनिया यानी पाप में डूबी हुई एक लड़की, लेकिन आत्मा से शुद्ध, साफ। वो सोनिया से मिलने का फैसला करता है। अगले चैप्टर में रसकोल्निकोव और सोनिया की पहली बार गंभीर बातचीत होती है। सोनिया बहुत विनम्र है, बहुत सहनशील है, कम बोलने वाली लड़की है, शब्दों का बहुत संयम के साथ, समझदारी के साथ इस्तेमाल करने वाली लड़की है। वो अपने पिता की मौत के बारे में बात करती है, अपने दर्द के बारे में बात करती है। रसकोल्निकोव उससे पूछता है कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो, वेश्यावृत्ति का काम करती हो, क्या तुम्हें अपने काम पे शर्म आती है? तो सोनिया कहती है, हाँ बहुत शर्म आती है, लेकिन मैं बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। रसकोल्निकोव उसकी अंदरूनी ताकत को पहचान कर
उस अंदरूनी ताकत को देखकर चकित रह जाता है। वो सोनिया से प्रभावित होता है। वो ये भी सोचता है कि अगर वो अपना अपराध किसी को बताएगा तो एक दिन सिर्फ सोनिया को बताएगा। दुनिया, रजुमकिन और उसकी माँ अब रस्कोल्निकोव के बुरे स्वभाव से थकने लगे हैं, लेकिन वो अब भी उसे समझाने की कोशिश करते हैं। रजुमकिन दुनिया की तरफ आकर्षित होने लगता है। वो उसके आत्मसम्मान और दया भाव से प्रभावित है। लूजिन अब पूरी तरह दुश्मनी पर उतर आता है। वो चाहता है कि दुनिया और उसकी माँ रस्कोल्निकोव से दूर हो जाएं और सिर्फ उसी के ऊपर निर्भर रहें। वो एक चाल चलता है, सोनिया के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश करता है ताकि रस्कोल्निकोव का पूरा परिवार उसे खराब मानने लगे। लेकिन दुनिया और रजुमकिन लूजिन की चाल को भांप लेते हैं। ठीक यहीं पे पार्ट 3, क्राइम एंड पनिशमेंट का पार्ट 3, रस्कोल्निकोव के अपराध बोध, इंस्पेक्टर पेट्रोविच के मनोवैज्ञानिक दबाव, रस्कोल्निकोव और सोनिया का आपसी जुड़ाव और लूजिन की चालाकियों के इर्द गिर्द घूमता है। यहाँ आते आते कहानी में बहुत गहराई पकड़ ली है, क्योंकि अब सिर्फ अपराध नहीं है, आत्मा की लड़ाई शुरू हो गई है। तो अब हम बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। ये पार्ट कहानी की गहराई को और खोलता है, जहां रस्कोल्निकोव का अपराध बोध, पुलिस की पकड़ ये और कसने लगती है। साथ ही सोनिया, दुनिया, लूजिन और इंस्पेक्टर पेट्रोविच, इन सारे किरदारों के बीच की टकराहटें भी जोर पकड़ने लगती हैं। आइए इस पूरे पार्ट को विस्तार से और सरल भाषा में समझते हैं। ये पार्ट शुरू होता है रस्कोल्निकोव की गहरी बेचैनी से, उसके अस्थिर मन से। वो अब सोनिया के बारे में बार बार सोचता है। उसे लगता है कि सोनिया उसकी पीड़ा को समझ सकती है। रस्कोल्निकोव को एक पत्र मिलता है। लूजिन चाहता है कि वो अकेले में दुनिया से मिले। ये पत्र लूजिन ने लिखा है। रस्कोल्निकोव वो पत्र पढ़ता है जिसमें लूजिन ने लिखा है कि वो दुनिया से अकेले में मिलना चाहता है और वो नहीं चाहता कि रस्कोल्निकोव उस मुलाकात में मौजूद हो। रस्कोल्निकोव को समझ में आ जाता है कि लूजिन दुनिया को उससे अलग करना चाहता है, भाई बहन के बीच भेद पैदा करना चाहता है, ताकि वो अपने फायदे के लिए दुनिया को मैनिपुलेट कर सके। तो वो गुस्से में लूजिन को साफ साफ शब्दों में मना कर देता है कि दुनिया और मेरी माँ तुम्हारे इशारों पे नहीं चलेगी। ये रस्कोल्निकोव की तरफ से एक सीधा विरोध है कि अब वो इस नॉवेल में झुकने वाला नहीं है। अगले चैप्टर में हम एक नई तरह की जटिलता, एक नए तरह की कॉम्प्लिकेशन से मिलते हैं। स्विद्रिगाइलोव नाम का एक कैरेक्टर, उसकी एंट्री होती है। ये कैरेक्टर स्विद्रिगाइलोव कभी दुनिया का यानी रस्कोल्निकोव की बहन का बॉस हुआ करता था। अब जब वो उसका बॉस हुआ करता था तो उसने गलत नजर रखता था। स्विद्रिगाइलोव अचानक रस्कोल्निकोव से मिलने आ जाता है। ये मुलाकात बेहद अजीब है, बेहद तनावपूर्ण है। वो कहता है कि उसकी पत्नी मार्फा, उसकी मौत हो चुकी है और अब वो दुनिया से दोबारा संपर्क करना चाहता है। वो कहता है कि मैं दुनिया को 10,000 रूबल भी देना चाहता हूं, जिससे कि मैंने जो अतीत में अपराध किए हैं उनका प्रायश्चित कर सकूं। रस्कोल्निकोव को इस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो सोचता है कि ये इंसान भी छल, चालाकी और लालच से भरा हुआ है। स्विद्रिगाइलोव की बातें कभी कभी इतनी अजीब होती हैं कि रस्कोल्निकोव सोचता है, क्या ये आदमी पागल है? अब फिर से कहानी इंस्पेक्टर पेट्रोविच की तरफ मुड़ जाती है। रस्कोल्निकोव उससे मिलने जाता है, लेकिन इस बार वो बहुत चतुर बनकर जाता है, जैसे कि कुछ छिपा रहा हो। इंस्पेक्टर पेट्रोविच हमेशा की तरह रस्कोल्निकोव से सीधे सवाल नहीं करता, बल्कि
चक्करदार बातें करता है, वो उसे फंसाने की कोशिश करता है। वो रस्कोल्निकोव को मानसिक रूप से थकाने की कोशिश करता है। मैंने कहा ना, वो मंजा हुआ शिकारी है, वो जाल बुन रहा है। अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जहां इंस्पेक्टर पेट्रोविच रस्कोल्निकोव से कहता है, अगर हत्यारा खुद आके सब कुछ कबूल कर ले तो हम उसके पनिशमेंट को कम करवा सकते हैं। ये बात सुनकर रस्कोल्निकोव और घबरा जाता है। उसे लगता है कि इंस्पेक्टर पेट्रोविच को सब पता चल चुका है, वो बस कबूल करवाना चाहता है। अब देखिए, अब रस्कोल्निकोव पूरी तरह से भीतरी संघर्ष में फंस गया है। वो सोचता है कि अगर वो अपराध कबूल कर ले, क्या उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। वो सोनिया से मिलने जाता है और सोनिया उसे अपने पूरे जीवन की कहानी बताती है। सोनिया कहती है कि उसका जीवन केवल त्याग और दुख की मिसाल है, लेकिन वो अब भी भगवान पे विश्वास रखती है। सोनिया रस्कोल्निकोव को बाइबल में से लाजरस की कहानी सुनाती है। लाजरस जो मौत के बाद भी जीवित हो गया था। वो कहानी रस्कोल्निकोव को भीतर से हिला देती है। क्या वो खुद भी अपने अपराधों के बाद पुनर्जन्म की प्राप्ति कर सकता है? क्या वो अपराध करने के बाद एक तरह से एक नया जन्म पा सकता है? अब आता है सभी किरदारों के बीच एक बड़ा टकराव। लूजिन, दुनिया, दोस्त और सोनिया सभी एक ही कमरे में बैठे हैं। लूजिन सोनिया पे चोरी का झूठा आरोप लगाता है। वो कहता है कि सोनिया ने उसके पैसे चुराए हैं, लेकिन तब रस्कोल्निकोव और एक और गवाह की मदद से ये बात साफ हो जाती है कि लूजिन ने खुद पैसे सोनिया के पर्स में रखे थे ताकि वो बदनाम हो जाए, ताकि उस पर इल्जाम लगाया जा सके। इसके बाद दुनिया और रजुमिकिन लूजिन से पूरी तरह नाता तोड़ देते हैं। नॉवल में ये एक किस्म की नैतिक जीत है, एक मॉरल विक्ट्री है, ईमानदारी की जीत है, चालाकी पर जीत है, चालाकी हारती है। देखिए, पहली बार नॉवल में एक मॉरल विक्ट्री यहां पर आके उभरती है। नॉवेल्स किस लिए महत्वपूर्ण होते हैं, हम इस पे कभी एक अलग से बात करेंगे, लेकिन जो मॉरल विक्ट्री है, जो एक मॉरल डिलीमा है, वो उपन्यासों को कई बार बहुत बड़ा बना देता है, कई बार बहुत गहरा बना देता है। मोरालिटी का संघर्ष जितना ऊपर ले जाता है ऊंचाई की तरफ, किताबों को, नॉवेल्स को उतना ही गहरे भी ले जाता है, गहराई तक। तो क्राइम एंड पनिशमेंट में जो मॉरल विक्ट्री है, यहाँ आकर के खुलना शुरू होती है। पहली बार एक इंसिडेंट ऐसा होता है, तो उसके बाद का हिस्सा बहुत ही भावनात्मक है। सोनिया और रस्कोल्निकोव के बीच एक बहुत गहरा संवाद होता है। रस्कोल्निकोव आधे अधूरे शब्दों में कबूल करता है कि उसने कुछ भयानक काम किया है। सोनिया उसे मजबूर नहीं करती, ना उसे जज करती है। वो सिर्फ इतना कहती है, तुम्हें अपने गुनाहों को स्वीकार करना चाहिए। खुद से भागोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। वो रस्कोल्निकोव से कहती है कि तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए, और अगर तुम जेल जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए साइबेरिया तक भी आ जाऊंगी। यहीं पे पार्ट 4 का एंड होता है। ये एंड होता है उस अंतर्द्वंद्व पर, उस मॉरल कॉन्फ्लिक्ट पर, उस इनर कॉन्फ्लिक्ट पर, उस इंटरनल डिलीमा पर, जहां रस्कोल्निकोव अब एक मोड़ पे खड़ा है। मोड़ क्या है? क्या वो सच्चाई को स्वीकार करेगा या फिर खुद को और गहराई में डुबो देगा? अब हम आते हैं पार्ट 5 की तरफ। ये पार्ट अब तक के सभी हिस्सों से, सभी पार्ट से ज्यादा उथल पुथल भरा है, ज्यादा मनोरंजक है, ज्यादा नाटकीय है। यहाँ पे कहानी एक नया और तेज मोड़ ले लेती है और रस्कोल्निकोव के अपराध का असर कई अन्य लोगों के जीवन पे भी दिखने लगता है। यहीं पर स्विद्रिगाइलोव फिर से कहानी में लौटता है।
इस बार वो खुद दुनिया से मिलने की कोशिश करता है। वो दुनिया को बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए 10,000 रूबल का इंतजाम कर लिया है, वो भी बिना किसी शर्त के। लेकिन दुनिया उससे डरती है, क्योंकि उसका अतीत बेहद गंदा और डरावना है। वो साफ कहती है कि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। स्विद्रिगाइलोव धीरे धीरे एक पागल, अकेला और उलझा हुआ इंसान बनता जा रहा है, लेकिन उसके मन में दुनिया के लिए अब भी एक खास किस्म की भावना बची हुई है। कहानी अब फिर लौटती है रस्कोल्निकोव और सोनिया के जीवन में। सोनिया अब मार्मेलादोव के बच्चों का ध्यान रख रही है, जो कि पूरी तरह भूखे हैं। सोनिया की हालत दिन ब दिन दुखद और बेबस होती जा रही है, लेकिन उसके चेहरे पर शिकायत की कोई शिकन तक नहीं। रस्कोल्निकोव उसे छुप छुप कर देखता है और सोचता है, मैंने हत्या की और ये लड़की अपमान में जी रही है, फिर भी मुझसे कहीं ज्यादा इंसानियत इस लड़की के भीतर है। वो अब सोनिया से और भी ज्यादा गहराई से जुड़ने लगता है। अब कहानी में फिर से एंट्री होती है इंस्पेक्टर पेट्रोविच की। रस्कोल्निकोव उससे मिलने जाता है। ये शायद अब तक की उनकी सबसे तनावपूर्ण मुलाकात है। इंस्पेक्टर इस बार कोई चाल नहीं चलता। वो सीधे सीधे कहता है कि मुझे पूरा यकीन है रस्कोल्निकोव, तुम ही हत्यारे हो। फिर वो ये भी कहता है, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी गिरफ्तार कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद आकर अपना गुनाह कबूल करो, ताकि तुम्हारी आत्मा बच सके। इंस्पेक्टर पेट्रोविच के शब्दों में कठोरता नहीं है, लेकिन एक किस्म की दया है, एक किस्म की समझ है। वह रस्कोल्निकोव को चेतावनी देता है, अगर तुम नहीं माने तो मैं सबूतों की बिना पर तुम्हें अदालत में गिरा दूंगा। कहानी एक बार फिर स्विद्रिगाइलोव पर लौटती है। वो एक अजीब और रहस्यमय जीवन जी रहा है। कभी बच्चों की मदद करता है, कभी वेश्याओं से मिलता है, तो कभी आत्महत्या के बारे में सोचता है। उसके विचार सपनों में डूबे हुए हैं। वो भूतों के बारे में सोचता है, मौत के बारे में सोचता है। एक रात उसे अपनी मरी हुई पत्नी मार्फा का भूत दिखाई देने लगता है, या कम से कम उसे ऐसा महसूस होता है। ये जो पूरा चैप्टर है, ये पागलपन, नैतिक विघटन और मनुष्य के आत्म की तोड़ फोड़ का गहरा चित्रण है। पाठक अब सोचने लगता है, क्या स्विद्रिगाइलोव नाम का यह आदमी कुछ भयानक काम करने वाला है? और जैसे ही पाठक के मन में ये ख्याल आता है कि क्या ये कुछ भयानक करने वाला है, वैसी कहानी में एक मोड़ आता है। स्विद्रिगाइलोव दुनिया को एक सुनसान जगह पे बुलाता है, वो भी बहाने से। वो वहां उसे धमकाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं रस्कोल्निकोव का भेद खोल दूंगा, उसका भांडा फोड़ दूंगा। लेकिन दुनिया बहुत बहादुरी से उसके सामने से पिस्टल निकालकर उसे गोली मारने की कोशिश करती है। वो बच जाता है, लेकिन ये पल, ये चित्रण, ये दिखाता है कि दुनिया अब किसी से डरने वाली नहीं है। स्विद्रिगाइलोव को इस घटना से गहरा झटका लगता है। वो खुद को बुरी तरह अकेला, अस्वीकार और टूट चुका महसूस करता है। वो सड़कों पर भटकता है, शराब पीता है, अजनबियों से बातें करता है। वो अपने लिए एक होटल का कमरा लेता है और उस रात अजीब सपने देखता है। एक बच्ची की आत्मा, घोड़े की हत्या, एक अंधेरा तहखाना। ये सपने उसके मन की गंदगी, अपराध बोध और पागलपन को दर्शाते हैं। अगली सुबह बहुत शांति से वो एक पिस्तौल लेता है, सड़क पर निकलता है, आहिस्ता आहिस्ता चलते एक वीरान जगह पर पहुंचता है और खुद को गोली मारकर
आत्महत्या कर लेता है। पार्ट 5 का एंड यही होता है। स्विद्रिगाइलोव की आत्महत्या पर, इंस्पेक्टर पेट्रोविच की चेतावनी पर और दुनिया के साहसिक विरोध पर। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की ओर बढ़ रही है। रस्कोल्निकोव अब अकेला नहीं बचा। सच ने उसे चारों ओर से घेर लिया है। पार्ट 6 यानी कहानी का आखिरी पार्ट, कहानी का आखिरी मोड़ अपराध की स्वीकारोक्ति और आत्मा के पुनर्जन्म पर केंद्रित है, यानी कन्फेशन और रेजरेक्शन। यह हिस्सा कहानी का निचोड़ है, एक तरह से भावनात्मक शिखर है यह हिस्सा, और किरदार के अंदरूनी बदलावों का गवाह है। रस्कोल्निकोव अब दो रास्तों के बीच खड़ा है। या तो वो सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर ले या हमेशा के लिए टूटकर बिखर जाए। रस्कोल्निकोव दुनिया और रजुमिकीन से कटने लगता है। वो अब सिर्फ सोनिया से जुड़ाव महसूस करता है। उसे लगता है कि वो तो कोई महान कार्य करने निकला था, पर अब उसका विचार, उसके ख्याल उसे खुद को बेमतलब लगने लगते हैं। वो तो खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन मानता था, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्योरी के साथ चलता था, लेकिन उसे लगता है कि अब उन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह गया। उसका नैतिक तर्क था कि एक बुरे इंसान की हत्या से वो समाज का भला कर देगा। ये पूरा का पूरा विचार अब उसे खोखला लगने लगता है। वो लगातार अपने आप से पूछता है, क्या मैं वाकई कोई असाधारण इंसान था? क्या मैं सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी था? क्या मैं सच में इतना विलक्षण, इतना महान था? देखिए, इस चैप्टर में उसका अहंकार और उसका अपराध बोध आपस में टकरा रहे होते हैं। अहंकार ये कि मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी था या मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं, और अपराध बोध ये कि मैंने एक हत्या कर दी। ये जो अहंकार और अपराध बोध, इनकी जो आपस में टकराहट होती है दोस्तों, इसकी बहुत खूबसूरती से इसका चित्रण किया है। वो सोनिया से मिलता है, लेकिन अब भी साफ साफ कुछ नहीं कह पाता। सोनिया उसे सिर्फ एक बात कहती है, अपना गुनाह मान लो और फिर तुम्हें नया जीवन मिलेगा। रस्कोल्निकोव अब भी सोचता है, ये पनिशमेंट तो भाई कमजोर लोगों के लिए होता है। मैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन हूं, मैं तो विलक्षण हूं, मैं भला क्यों झुकूं? वो दिन में शहर में घूमता है, लोगों को देखता है और सोचता है, क्या सब लोग सिर्फ जी रहे हैं या इनके जीने का कोई मतलब भी है? ये जो पूरा चैप्टर है, ये गहरी फिलॉसफी, गहरे आत्म मंथन से भरा हुआ है, सेल्फ रिफ्लेक्शन से भरा हुआ है। इंस्पेक्टर पेट्रोविच कहानी में एक बार फिर आते हैं और इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में बातें करते हैं। वो शांत हैं, वो नरम हैं, लेकिन पूरी तरह सच बोल रहे हैं। वो रस्कोल्निकोव से कहता है, हमें सब पता है, हम बस इंतजार कर रहे हैं कि तुम खुद बोलो। अगर तुम खुद नहीं बोले तो सबूत तो मेरे पास पहले से हैं। इंस्पेक्टर पेट्रोविच की बातों में एक तरह की मानवता है, एक तरह की दया है। वो ये भी कहता है, तुम्हारे भीतर आत्मा है, अंतरात्मा है रस्कोल्निकोव। तुम कोई शैतान नहीं हो, लेकिन तुम खुद को किसी एक झूठ के तले दबा रहे हो। रस्कोल्निकोव कुछ नहीं कहता, लेकिन अंदर से हिल चुका होता है। पेट्रोविच की ये बात कि तुम्हारे भीतर आत्मा है, अंतरात्मा है, उसे अंदर से हिला चुकी होती है, क्योंकि ये आत्मा, ये अंतरात्मा पिछले कुछ दिनों से उसके दिल के दरवाजों पर दस्तक तो दे रही है, लेकिन रस्कोल्निकोव अपना दिल खोल नहीं रहा है, उस आत्मा से रूबरू नहीं हो रहा है, उससे बात नहीं कर रहा है। पेट्रोविच के इन शब्दों ने आत्मा की उस किवाड़ की कुंजी लगा दी है, चाबी लगा दी है। इसीलिए
रस्कोल्निकोव यहाँ आते आते अंदर से बुरी तरह हिल चुका है। दूसरी तरफ कटरीना की हालत बिगड़ जाती है। कटरीना कौन? सोनिया की सौतेली माँ। वो अपने बच्चों को लेकर, यानी कटरीना अपने बच्चों को लेकर सड़क पे भीख मांगने निकल पड़ती है, गाना गाती है, नाचती है और अंत में दम तोड़ देती है। उसकी मौत बेहद दुखद है, बेहद ट्रेजिक है, जिसके कारण सोनिया अब पूरी तरह उन अनाथ बच्चों की माँ बन जाती है। एक नौजवान लड़की जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, वो बच्चों को संभालने लगती है और रस्कोल्निकोव सोनिया को ये करते हुए देखता है और उसकी त्यागमयी आत्मा के भीतर तक हिल जाता है। वो फिर से सोचता है, ये लड़की जो खुद कुछ नहीं मांगती है, दूसरों के लिए जी रही है, और एक तरफ मैं हूं जो खुद को महान समझता था, लेकिन लाया क्या हूं? बस बर्बादी लेकर आया हूं। ये एक बहुत गहरा दृश्य है, बहुत गहरा चैप्टर है। रस्कोल्निकोव अपने कमरे में बैठा है, सिर पकड़े हुए, और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। पहली बार वो अपने दिल में साफ साफ सुनता है, कोई आवाज उससे कह रही है, तुमने एक इंसान की जान ली है और तुम उस सच्चाई से मुंह मोड़ के भाग रहे हो। भीतर की इस आवाज को सुनकर रस्कोल्निकोव उठता है और सोनिया के कमरे में जाता है। वहां वो धीरे धीरे हकलाते हुए, टूटते हुए सब कुछ कबूल कर लेता है। सोनिया कुछ नहीं कहती, बस उसके पास बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़ लेती है। ये एक गहन मानवीय क्षण है जिसमें कोई जजमेंट नहीं, यहाँ कोई किसी को जज नहीं कर रहा है, बस प्रेम है, बस स्वीकृति है, कन्फेशन है। अगली सुबह, जैसा कि सोनिया ने रस्कोल्निकोव से कहा था, उसे समझाया था, रस्कोल्निकोव पब्लिक चौक में जाता है, जमीन पर गिरता है, रोता है और सबके सामने कहता है, हाँ, मैंने हत्या की है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और इंस्पेक्टर पेट्रोविच के सामने सरेंडर कर देता है। ये कहानी का अंतिम मोड़ है जहां अपराध को आखिरकार स्वीकार कर लिया गया है। द क्राइम हैज फाइनली बीन कन्फेस्ड। फिर है अंतिम भाग, यानी एपिलॉग। रस्कोल्निकोव को साइबेरिया की जेल में भेज दिया जाता है। उसे 8 साल की सजा होती है। सोनिया भी उसके साथ वहीं जाती है, शहर से दूर, गरीबों की बस्ती में। जेल में शुरू में कई महीनों तक रस्कोल्निकोव भी कठोर, चुप और भीतर से खाली रहता है। लेकिन एक दिन वो बीमार पड़ता है और नाटकीय घटनाओं के बाद जब आंखें खोलता है तो सोनिया को अपने पास बैठा हुआ पाता है। सोनिया के चेहरे पे कोई शिकायत नहीं है, बस स्नेह का वही भाव है, प्यार का वही भाव है। उस दिन पहली बार रस्कोल्निकोव का दिल बदलता है। वो रोता है। उसके भीतर कोई चीज, मानो कोई ग्लेशियर, पिघलने लगता है। कहानी यहीं पर रुक जाती है। इंसाफ मिल चुका है, सजा भी मिल चुकी है, और अब शुरू होता है आत्मा का पुनर्जन्म। रस्कोल्निकोव यहाँ अपनी आत्मा को मांझता है। एक तरह से उसकी आत्मा का पुनर्जन्म यहाँ पर होता है। किताब यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन दरअसल यहीं पर वो खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद वो हमारे मन में, हमारे जहन में चलने लगती है। क्राइम एंड पनिशमेंट महज एक अपराध की कहानी नहीं है, महज पनिशमेंट की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो आत्मा की यात्रा है। अहंकार से दया तक, हत्या से पश्चाताप तक और तर्क से प्रेम तक। ये एक गहरी दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक यात्रा है। अब मैं आपको इस उपन्यास की मुख्य थीम, जितनी भी थीम्स हैं, उनके बारे में
विस्तार से, सरल अंदाज में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि दुनिया क्राइम एंड पनिशमेंट नाम के इस नॉवेल को इतना महान क्यों मानती है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं कि रस्कोलनिकोव नाम का अर्थ क्या होता है। पहले मैं एक बात कह दूं कि रूसी शब्दों, रूसी नामों का ठीक ठीक सही सही उच्चारण करना मुश्किल है। जैसा उच्चारण वो रूसी में करते हैं वैसा उच्चारण हिंदी या अंग्रेजी में हम नहीं करते। हम हिंदी में जो उच्चारण करते हैं वो अंग्रेजी के स्पेलिंग के आधार पर करते हैं। तो रस्कोलनिकोव के नाम का अर्थ जानने से पहले ये बात कहना बहुत जरूरी था। तो आइए जानते हैं कि रस्कोलनिकोव नाम का अर्थ क्या है। ये नाम रूसी शब्द रस्कोल से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजन, फूट, अलग हो जाना या टूट जाना, स्प्लिट हो जाना। दोस्तोवस्की ने इसी रस्कोल शब्द से एक सरनेम बनाया, रस्कोलनिकोव, जिसका अर्थ हुआ वो व्यक्ति जो विभाजित है, जो अंदर और बाहर दोनों लेवल्स पे बटा हुआ है। सवाल है कि दोस्तोवस्की ने ये नाम आखिर क्यों चुना। रस्कोलनिकोव का चरित्र पूरी तरह से आंतरिक विभाजन यानी इनर स्प्लिट का प्रतीक है। उसकी आत्मा टूटी हुई है, उसमें एक मोरल डिलीमा चलता रहता है। वो एक और नैतिकता और पश्चाताप से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी ओर सुपरमैन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के सिद्धांत से प्रेरित होकर हत्या करता है। दूसरी तरफ उसके भीतर एक फिलोसॉफिकल डिलीमा भी चलता रहता है। एक तरफ वो मानता है कि कुछ महान व्यक्ति कानून से ऊपर होते हैं, जैसे कि नेपोलियन। दूसरी तरफ उसका हृदय उसे अपराध बोध से तोड़ता है, उसका गिल्ट उसे तोड़ता रहता है। तो एक आध्यात्मिक पक्ष भी है इस नाम का, एक स्पिरिचुअल रस्कोल भी है। जैसे 17वीं सदी में रूसी चर्च में रस्कोल हुआ था, यानी विभाजन हुआ था, रूसी चर्च के दो फाड़ हो गए थे। वैसे ही रस्कोलनिकोव का चरित्र भी जैसे चर्च में दो टुकड़े हुए थे, वैसे स्पिरिचुअल लेवल पर रस्कोलनिकोव का चरित्र भी दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग है पापी और दूसरा भाग है प्रायश्चित करने वाला। वो समाज में भी विभाजित है, सामाजिक रूप से खुद को दुनिया से अलग कर चुका है, अलग थलग अकेला रहता है, सेल्फ सेंटर्ड है। देखिए दोस्तोवस्की ने नाम और विचारधारा का बड़ा सुंदर मेल किया है। दोस्तोवस्की ने ये नाम सिर्फ स्टाइलिश अंदाज में नहीं रखा है, बल्कि पूरे उपन्यास का जो दार्शनिक ताना बाना है वो इसी नाम में छिपा हुआ है। जब रूस में 17वीं सदी में चर्च का विभाजन हुआ था, तब वहां नैतिकता और व्यक्तिवाद में टकराव हुआ था। रस्कोलनिकोव नाम रखकर दोस्तोवस्की उसी तरह नैतिकता और व्यक्तिवाद के बीच के टकराव को अपने नॉवल में दिखाने की कोशिश करते हैं। ये तो हो गई रस्कोलनिकोव के नाम की कहानी। आइए अब जानते हैं कि इस किताब की थीम क्या क्या है। पहला थीम तो यही है कि अपराध और प्रायश्चित, जो कि नाम में ही है, क्राइम एंड पनिशमेंट। ये उपन्यास सीधे सीधे एक सवाल उठाता है कि अगर कोई बुरा इंसान समाज पे बोझ है तो क्या उसे मार देना सही है। रस्कोलनिकोव सोचता है कि अगर वो एक बुरी, लालची और बूढ़ी साहूकार को मार देता है, उसका पैसा अच्छे कामों में लगाता है, तो ये हत्या जो है ये न्याय संगत हो जाएगी, यानी लॉजिकल हो जाएगी, जस्टिफाइड हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो हत्या करता है, उसके अंदर का बैलेंस टूटने लगता है। उसके विचार, उसका तर्क, उसका आत्मसम्मान सब धीरे धीरे बिखरने लगता है। वो समझता है कि अपराध सिर्फ एक काम नहीं होता,
बल्कि अपराध हमारी आत्मा को छूता है, हमारी आत्मा को बदलने लगता है, किसी कीड़े की तरह उसे खाने लगता है। जब आप अपराध करते हैं तो उससे आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचता है। मुख्य थीम यही है। इसे एक लाइन में ऐसे समझिए कि अपराध सिर्फ कानून तोड़ना नहीं होता, बल्कि अपनी आत्मा को मार देना भी होता है। और दंड सिर्फ जेल जाना नहीं होता, बल्कि वो आत्मग्लानि भी होती है जो आपको भीतर से खा जाती है। क्राइम इज नॉट जस्ट ब्रेकिंग द लॉ, इट इज लाइक किलिंग योर ओन सोल। एंड पनिशमेंट is not only going to jail, it is the guilt inside you that keeps hurting you. इसकी दूसरी थीम है नैतिकता बनाम अहंकार, मोरालिटी वर्सेस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। रस्कोल्निकोव खुद को साधारण लोगों से ऊपर मानता है। वो सोचता है कि जैसे नेपोलियन या सीजर ने हजारों लोगों को मारा था और फिर भी इतिहास में महान कहलाए थे, वैसे ही वो भी एक हत्या करके दुनिया में कुछ बड़ा कर सकता है। लेकिन कहानी ये दिखाती है कि सच्ची महानता हत्या से नहीं आती, बल्कि त्याग और प्रेम से आती है। ये थीम हमें ये बताती है कि अगर तुम खुद को दूसरों से ऊपर मानने लगोगे तो तुम्हारी आत्मा खोने लगती है। If you start thinking you are better than others, you slowly start losing your soul. इसकी अगली थीम है दोष और मुक्ति, यानी गिल्ट एंड रिडीम्पशन। इस उपन्यास में अपराध बोध यानी गिल्ट एक बेहद गहरी भूमिका निभाता है। रस्कोल्निकोव की आत्मा खुद को माफ नहीं कर पाती। वो लगातार भीतर से जलता रहता है, भले ही बाहर से चुपचाप घूम रहा हो। लेकिन जब वो सोनिया से मिलता है, एक ऐसी वेश्या जो दूसरों के लिए जी रही है, तो उसमें ये एहसास आता है कि मुक्ति सिर्फ अपने अपराध को स्वीकार करने से ही मिल सकती है। ये थीम कहती है, तुम कितना भी बुरा करो, अगर तुमने सच में प्रायश्चित किया है तो इंसानियत तुम्हें फिर से उठा सकती है। No matter how bad you act, if you truly feel sorry, humanity can lift you up again. अगली थीम है ईश्वर और नैतिकता का संघर्ष, यानी फेथ वर्सेस नाइलिज्म। इस उपन्यास में कई बार ऐसा लगता है कि रस्कोल्निकोव ईश्वर को नकार रहा है। वो सोचता है कि ईश्वर, नैतिकता, आत्मा ये सब कमजोर लोगों की कल्पनाएं हैं। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो समझता है कि बिना नैतिकता के ये जीवन खोखला हो जाता है। ये थीम नास्तिकता यानी हर चीज को नकारने की जो प्रवृत्ति होती है, जिसे नाइलिज्म कहते हैं, नाइलिज्म बनाम फेथ की टकराहट को दिखाती है। अगली थीम है आत्मा का पुनर्जन्म, यानी स्पिरिचुअल रेजरेक्शन। ये कहानी अंधेरे से उजाले की यात्रा है। रस्कोल्निकोव अंधेरे में डूबा हुआ था और अंत में सोनिया के प्रेम और सहानुभूति से फिर से इंसान बनता है। ये थीम हमें दर्शाती है कि हर आत्मा में पुनर्जन्म की शक्ति है, अगर कोई उसे प्रेम से छू तो ले। यानी every soul has the power to be reborn if someone touches it with love. अब वो सवाल जो मैंने शुरुआत में भी बताया था कि ये उपन्यास इतना महान क्यों माना जाता है, इसके कुछ कारण हैं। उन कारणों पर हम बिंदुवार यानी पॉइंट वाइज चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये है कि इस उपन्यास में मनोवैज्ञानिक गहराई अतुलनीय है, सेकेंड टू नन है।
ये शायद पहला उपन्यास है विश्व साहित्य का जिसने अपराधी के अंदर के मन को इस कदर गहराई से दिखाया है। दिमाग के भीतर का डर, दिल के भीतर की घबराहट, अहंकार, तर्क, सबको शब्दों में ढालना कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए भी ये उपन्यास अपनी मनोवैज्ञानिक गहराई के कारण महान माना जाता है। दूसरा, दार्शनिक सवाल यानी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। ये किताब आपको मजबूर करती है सोचने के लिए कि क्या कोई इंसान दूसरे से ऊपर होता है? क्या किसी हत्या को सही ठहराया जा सकता है? क्या नैतिकता बिना धर्म के टिकी रह सकती है? इन सवालों को इतनी गहराई से क्राइम एंड पनिशमेंट के पहले किसी दूसरे लेखक ने, किसी दूसरे नॉवल ने इस तरह से नहीं छुआ था। तो क्राइम एंड पनिशमेंट की महानता का एक और कारण है उसकी फिलोसॉफिकल गहराई, उसमें उठाए गए फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। तीसरा पॉइंट, इसकी जो भावनात्मक गहराई है, इमोशनल डेप्थ, और इसके भीतर जो इंसानियत है। सोनिया का जैसा किरदार है वो हमें याद दिलाता है कि त्याग और करुणा ही इंसानियत की असली पहचान है। सोनिया का कैरेक्टर यादगार कैरेक्टर है। एक तरफ जहां रस्कोलनिकोव को पूरी दुनिया याद करती है, वहीं दूसरी तरफ रस्कोलनिकोव का कंट्रास्ट सोनिया में दिखाई देता है। तो ये दो किरदार मिलकर, और स्पेशली सोनिया का किरदार, इस उपन्यास को एक बहुत गहराई, भावनात्मक गहराई प्रदान करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है अच्छे और बुरे के बीच की जो धुंधली रेखा है। देखिए, चाहे रस्कोलनिकोव हो, चाहे स्विद्रिगाइलोव हो, चाहे मार्मेलादोव हो, ये तमाम, चाहे लूजिन भी क्यों ना हो, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं, इनमें से कोई भी शुद्ध विलेन नहीं है। और दूसरी तरफ से देखा जाए तो इनमें से कोई भी शुद्ध हीरो भी नहीं है। सारे किरदार कॉम्प्लेक्स हैं, जटिल हैं, ग्रे शेड में हैं। देखिए, ग्रे शेड की बात आज होती है कि 150 साल पुराना उपन्यास है। दोस्तोयेवस्की तभी उसी जमाने में मनुष्य के व्यवहार के इन विविध रंगों को पहचान रहे थे, और न केवल पहचान रहे थे बल्कि बाकायदा उसे दर्ज भी कर रहे थे। तो क्राइम एंड पनिशमेंट का हर किरदार बेहद जटिल है, और यही जटिलता उन किरदारों को असल जिंदगी के लोगों जैसा बना देती है। क्राइम एंड पनिशमेंट की जो कामयाबी है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं, अंत में वन लाइनर की तरह, कि क्राइम एंड पनिशमेंट हमें ये दिखाता है कि सबसे बड़ा अपराध सिर्फ हत्या नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को मारना है। द बिगेस्ट क्राइम इज नॉट जस्ट किलिंग समवन, बट किलिंग योर ओन सोल। और सबसे बड़ा दंड सिर्फ जेल नहीं है, बल्कि अपने ही दिल में रोज रोज थोड़ा थोड़ा जलना है। यानी द बिगेस्ट पनिशमेंट is not just going to jail, but burning inside your own heart every single day. तो दोस्तों, ये था क्राइम एंड पनिशमेंट पर पहला एपिसोड। दोस्तोयेवस्की पर लेक्चर्स की ये सीरीज अभी जारी रहेगी। क्राइम एंड पनिशमेंट की कहानी और उसकी मुख्य थीम्स के बारे में आज के इस लेक्चर में हमने चर्चा की है। क्राइम एंड पनिशमेंट की महानता के और भी कई सारे पहलू हैं। इस किताब पर, इस लेखक पर, यानी दोस्तोयेवस्की पर मैं अभी और बातें करूंगा। आप मुझसे जुड़े रहिए और व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मैं
अपने कामों से संबंधित, इन लेखकों से संबंधित कुछ न कुछ चीजें व्हाट्सएप पर शेयर करता रहता हूं, आपको पढ़कर अच्छा लगेगा। तो मित्रों, अगले लेक्चर में मिलते हैं जल्द ही दोस्तोवस्की के एक नए पहलू के साथ। नमस्ते।